गरीब बहू की विदेशी सहेली। राधिका और सलोनी दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं, जो कि कॉलेज में एक साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट करती हैं। पर अचानक से राधिका के माता पिता उसकी शादी शहर के मिडिल क्लास फैमिली रोहित नाम के लड़के के साथ कर देती हैं। वहीं दूसरी ओर सलोनी के पिता उसे आगे की पढ़ाई के लिए लंदन यूनिवर्सिटी जाने को कहते हैं। थैंक यू डैड, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। बट मैं अपनी फ्रेंड को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं उसके साथ ही स्टडी करना चाहती हूँ। देखो, तुम्हारी वो सहेली बहुत गरीब है, वो वहां तक पढ़ नहीं पाएगी। उससे आखिरी बार मिलकर अपना सामान बांध लो, कल तुम्हें जाना है। ठीक है डैड। अपने पिता की बात सुनकर सलोनी आखिरी बार राधिका से मिलने उसके घर पहुंच जाती है, जहां पर हल्दी की रस्म चल रही थी। उसे हल्दी लगाकर ढेर सारी बातें करने के बाद सलोनी उसे छोड़कर लंदन पढ़ाई करने चली जाती है। वहीं दूसरी ओर राधिका अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है, लेकिन कुछ ही दिनों में ही ससुराल वाले उसे अपनी असली रंग दिखा देते हैं। वो दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते हैं, साथ ही पति भी उसे बेल्ट से मारता है। बेचारी राधिका पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी एक गवार गांव की बहू की तरह उस घर में सब झेल रही थी। ऐसे ही एक दिन सास अंजना अपनी बहू को कपड़े देकर कहती है, बहू, ये तूने कैसे कपड़े धोए हैं? कॉलर तो पूरी काली है। सही से काम करना नहीं आता क्या? अरे माँ जी, पर मैंने तो अच्छे से साफ की थी और ये कहाँ गंदी हो रही है? पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है। अब तू मुझसे जुबान चलाएगी? जो बोला है वो कर। ये कपड़े दोबारा जाकर धो। जी माँ जी। ये सुनकर राधिका दोबारा से उन कपड़ों को धोती है, जिसके बाद वो खाना बनाने जाती है। फालतू में कपड़े मुझे दोबारा से धोने के लिए बोले हैं। अब माँ जी खाने के लिए कहें उससे पहले ही मैं जल्दी से बना लेती हूँ खाना। ये कहते हुए वो खाना तैयार करके डाइनिंग टेबल पर लगा देती है, जहाँ सास ससुर आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, अरे बहू, तूने तो खाना बनाने में काफी देर लगा दी। जरा देख, 2 बज रहे हैं। ये खाने का समय होता है क्या? पापा जी, बस खाना बना ही दिया था मैंने। पता नहीं इतना समय कैसे लग गया। ज्यादा मुंह मत चला। खाना परोस या उसे ठंडा कर देगी। सास की बात सुनकर राधिका खाना परोस देती है, जिसे वो दोनों खाते हैं और सास थूक कर कहती है, ऐसे खाना बनता है क्या? पूरी नमक की बोरी इसी में मिला दी। क्या चाहती है हम दोनों बुड्ढों का बीपी हाई हो जाए, जिससे हम टपक जाएं और तू इस घर पर अपना हक जमाए? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। मैं आप दोनों के लिए ऐसा कभी नहीं सोच सकती। और मैंने नमक इतना ज्यादा नहीं डाला था, जितना रोज होता है उतना ही रखा है। देखो जी, कैसे बहू जबान चला रही है। मुझे एक तो दहेज में भी तेरे माँ बाप से ज्यादा कुछ नहीं दिया गया। वो क्या कहते हैं, गिराज ग्रेजुएट टेंशन की है। इसने कॉलेज में पढ़ी हुई है तो ऐसे ही तो बोलेगी। तो कुछ ज्यादा ही समझदार निकली, हमें ही पागल बना रही है। लेकिन अब कर ली शादी हमने, इसके माँ बाप ने सही से न दहेज दिया न हमारा सम्मान किया। माँ जी, पापा जी, आप ये सब क्या कह रहे हैं? हमारे घर की स्थिति आप जानते थे। मम्मी पापा ने उतना दिया जितना वो दे सकते थे, और आपने ये सब मंजूर किया, तो फिर अब क्यों सुना रहे हैं? तेरी ये मजाल, तू मुझसे और इनसे ऐसे कहे। अभी तुझे बताती हूँ। ये कहकर अंजना उसके बाल पकड़कर उसे मारती है। फिर दोनों सास ससुर अपने कमरे में चले जाते हैं। शाम को घर आकर रोहित नशे की धुत में कहता है, अरे संभाल मुझे, अरे सब गोल गोल घूमता हुआ दिख रहा है, तू मेरे जूते उतार। अरे आप फिर से पीकर आ गए। क्यों पीते हैं इतना? ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे यह बोलने की? हा? अब तुझसे पूछकर पीऊंगा क्या? जी नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तेरा सारा मतलब समझता हूँ मैं, समझी? तेरे से कहा था ना, मेरे जूते उतार। अभी तक खड़ी क्या है? ये कहकर रोहित उसे एक थप्पड़ मार देता है और रोते हुए राधिका उसके जूते उतारती है। तभी वो बिस्तर पर लुढ़क कर सो जाता है। क्या जिंदगी थी मेरी और क्या हो गई है। सोचा था पति बहुत अंडरस्टैंडिंग होगा, लेकिन नहीं। इससे अच्छा तो मैं शादी नहीं करती और सलोनी के साथ पढ़ाई करती। लेकिन मुझे खुशी है कि वो पढ़ रही है, मेरी तरह शादी का फैसला नहीं किया। अपनी माता पिता की तस्वीर को गले से लगाकर वो सो जाती है। वक्त बीतता है। एक सुबह दरवाजे पर दस्तक होती है। जैसे ही राधिका दरवाजा खोलती है तो सलोनी कहती है, सरप्राइज! कैसी है मेरी राधिका, मेरी जान? तूने तो सरप्राइज ही कर दिया बिल्कुल। और ये क्या, लगता है विदेश जाकर विदेशी कपड़े पहनने लग गई है। हाँ वो तो है, तुझसे मिलने का बहुत मन था, इसलिए तेरे पास कुछ दिन रहने आई हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, आजा। दोनों एक दूसरे के गले लगती हैं तो सलोनी उसके पीठ पर निशान देख लेती है।
साथ ही उसके ससुराल वालों की घूरती हुई नजर जो इतरा कर अंजना कहती है। ए बहुरिया, ये विदेशी लड़की कौन है? माँ जी, ये मेरी सहेली है, विदेश से आई है, लेकिन पहले यहीं रहती थी। अच्छा, बड़े चुटका चुटका कपड़े पहन रही है ये तो, ऐसा नहीं चलेगा। अरे यार, तेरी सास तो बड़ी खूबसूरत टाइप की है। नमस्ते आंटी जी। अरे हम दोनों अंदर चलकर बात करते हैं। माँ जी, मैं इससे मिल लेती हूँ थोड़ी देर। ठीक है, मुझे दवाई ला देना। सास की बात सुनकर राधिका उसे दवाई दे देती है, फिर अपनी सहेली को चाय नाश्ता कराती है। तभी उसके शरीर के जख्म देखकर सलोनी कहती है, बताए कि तुझे ये निशान कैसे हैं तेरे शरीर पर? क्या तेरे साथ यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस होता है? तुझे मेरी दोस्ती की कसम है, बता। हाँ यार, पर तू ये सब छोड़, ये सब तो नॉर्मल होता है इंडिया में। नॉर्मल है? तो तू कब तक सहेगी ये सब? यहाँ नॉर्मल नहीं है, तुझे ऐसा लग रहा है। मेरी बात मान तो पुलिस में केस दर्ज कर। अरे नहीं यार, और हाँ, ड्रेस चेंज कर ले। अरे ओ बहू, जरा इधर आ। पापा जी बुला रहे हैं, मैं आती हूँ। राधिका ये कहकर उनके पास जाती है तो अंजना कहती है, तूने इनकी दाल की कटोरी में इतनी मिर्च क्यों डाली थी? पता है इन्हें कितनी खांसी हुई है? अब मैं तुझे बताती हूँ। नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये कहकर ससुर उसके हाथ बांध देता है और सास जबरदस्ती उसके मुंह में लाल मिर्च उसे खिलाती जाती है, जिससे उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। और ये सब सलोनी अपनी आंखों से देख लेती है, पर उस समय वो कुछ कर नहीं पाती। तभी बहुत रोने के बाद मुस्कुराहट लिए राधिका उससे कहती है, अरे तू तो बहुत अच्छी लग रही है कपड़ों में। हाँ, क्या कह रही थी? तेरी सास फिर से जल्लाद बन गई थी क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बस खाने के पीछे सुना रही थी। सब मेरी आंखों के सामने है, फिर भी कैसे खुशी से कुछ नहीं हुआ रिएक्ट कर रही है। मुझे ही अब ठीक करना होगा सब। ऐसे ही घर में 2 दिन बीत जाते हैं। पहले तो रोहित सलोनी के लिए आपत्ति जताता है, मगर बाद में कुछ नहीं कहता। उसी बीच पति और सास ससुर उसको टॉर्चर करना नहीं छोड़ते और ये सब राधिका चुपचाप सह रही थी। पर सलोनी से ये सब और बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने राधिका को समझाया, राधिका, मैं तुझे इन सब का अब और शिकार नहीं होने दूंगी। दहेज की वजह से ये तेरे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, तुझे आवाज उठानी होगी, वरना हमारी दोस्ती खत्म। सही बोला तूने, अब मैं और नहीं सहूंगी। कुछ देर बाद उसका पति गुस्से से सलोनी के सामने ही चांटा मारकर कहता है, मैंने कहा था मेरे ये वाले कपड़े प्रेस कर दो, पर तुमने नहीं किए। इसी चांटे के लायक हो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? और तुमने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। पहले अपने आप नशे से बाहर आओ। ऐसा कहकर राधिका पलटकर रोहित के चांटा जड़ देती है। बस रोहित, अब मैं और नहीं सहूंगी। मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। आप सबको मैंने अपना बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन माँ जी पापा जी ने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अच्छा, तो ये सब ये भड़का रही तेरी विदेशी सहेली? मैंने उसे भड़काया नहीं है, सही रास्ता दिखाया है, समझे? तभी राधिका पुलिस को उन तीनों के खिलाफ एफआईआर और दहेज घरेलू हिंसा के लिए केस कर देती है, जिसके बाद तीनों को पुलिस अरेस्ट करके जेल की हवा खिलाती है। साथ ही सलोनी उसे अपने साथ पढ़ाई के लिए विदेश ले जाती है, जहां दोनों दोस्त एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करते हैं और राधिका अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, जिससे वो अपनी एक नई जिंदगी जीती है। गोमती बहुत ही गरीब थी। उम्र के बढ़ते पैमाने पर ही वह बड़े लोगों के घरों में बर्तन चौका करके अपनी 3 बहुओं और पोते पोतियों का पेट पाल रही थी। उसकी मालकिन दिव्या बहुत ही खड़ूस थी। वह किसी न किसी बहाने से उस गरीब के पैसे से कटौती कर ही लिया करती थी। ये लो गोमती मौसी, आपका इस महीने का हिसाब 800 रुपए। मगर मालकिन, मेरी पगार तो 1500 रुपए है, 700 रुपए कम है। अच्छा, तो अब आप 700 का लेखा जोखा लेंगी? और महीने भर आप जो लेट लतीफ हुई हैं उसका क्या? हाँ, तुम गरीब होते ही ऐसे हो, पाई पाई के पीछे खिटपिट करना खूब आता है तुम्हें। वैसे मैंने कल से दूसरी बाई को बुलाया है। मगर क्यों मालकिन? क्योंकि अब आपके कामों में बिल्कुल बारीकी नहीं। घंटा भर तो आपको बर्तन घिसने में लगता है और झाड़ू पोछे के पीछे आप सारा दिन खपा देती हो। अब मेरा घर बख्श दो। काम छूट जाने के डर भर से गरीब गोमती की आंखों के आगे अपनी बहू और बच्चों का उदास चेहरा नाचने लगता है, जिस पर गोमती गिड़गिड़ाती हुई कहती है, नहीं नहीं मालकिन, मुझ गरीब पर ऐसा गजब मत ढाइए। अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मेरे घर परिवार में दाने दाने पर आफत छा जाएगा। अरे मैंने तुझ गरीब का ठेका थोड़े लिया है, चल फुट यहाँ से। इसके बाद अमीर दिव्या गरीब गोमती को घर से घसीट कर निकाल फेंकती है। गोमती एक सुनसान रास्ते पर बैठकर दिन भर रो रो कर बिता देती है।
हे भगवान, अब कैसे जलेगा मुझ गरीब के घर का चूल्हा। एक ही तो आस थी मुझ गरीब की, वो भी तूने मुझसे छीन ली। कुछ ही दिन में होली आने वाली है, कैसे पूरी करूंगी अपने पोते पोतियों की ख्वाहिश। शाम ढलता देखकर गोमती घर चली आती है और उसके चौखट पर चढ़ने भर में ही उसके तीनों पोते पोती चिंकी, बिट्टू और सोनू गोमती से लिपट जाते हैं। दादी माँ आप आ गए, लाओ तो हमारी रंग और पिचकारियाँ। मगर बच्चों, अभी होली आने में पूरा एक हफ्ता पड़ा है। वो तो हमें भी पता है दादी माँ, मगर बबलू और गुड्डू तो कई दिनों पहले से ही होली खेल रहे हैं। हमें भी रंग गुब्बारे ला कर दो। अपने नन्हे बच्चों की आंखों में होली की इतनी सारी ख्वाहिश देखकर गोमती की आंखें भर जाती हैं, जिसे देखकर उसकी तीनों बहू सविता, बबीता और तुलसी बोलती है, बच्चों, दादी थकी हारी हुई हैं और तुमने उन्हें आते ही तंग करना शुरू कर दिया। चिंकी, सोनू, मैंने तुम्हें सुलेख लिखने को दिया था ना, जाओ उसे पूरा करो। जैसे ही बच्चे कमरे में जाते हैं, तुलसी जो तीनों बहुओं में सबसे बड़ी थी वो बोली, क्या बात है माँ जी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। गोमती अपनी बहू को सारा वाकया बताती है, जिसे तीनों बहू भी दुख से भर जाती हैं, मगर उन्होंने हालातों से हार मान जाना नहीं सीखा था। माँ जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या पता आपके काम छूट जाने के पीछे हम गरीब सास बहू के खातिर इसमें कोई अच्छाई छुपी हुई हो। हाँ माँ जी, वैसे भी आपकी हर दिन उम्र ढलती जा रही है, और सच कहे माँ जी तो आपको गैरों के घर जूठे बर्तन मांजने हम बहुओं को बहुत खटकता है। मगर बहू, जिस गरीबी में हम जी रहे हैं उसमें दूसरे के घर चौका बर्तन करने के बजाय कोई चारा भी तो नहीं है। माँ जी, होली आने वाली है, क्यों ना हम सास बहू रंग बना कर बेचे। क्या पता ये होली का त्योहार हम सास बहू की हालत ठीक कर दे। सविता की बातों में गोमती और उसकी दोनों बहुएं सम्मति बांधती हैं और चारों सास बहू दिन रात होली के रंग बनाती। सविता, बबीता, अगर हम चारों जन रंग ही मनाएंगे तो बात नहीं बनेगी। मैं और माँ जी रंग बनाएंगे और तुम इन्हें बाजार में बेचना। हाँ, ये सही रहेगा। इसके बाद सविता और बबीता टोकरी में रंग के पैकेट भरकर उन्हें बाजार में बेचने निकल जाती हैं। गुलाल ले लो, नीले पीले गुलाबी गुलाल ले लो, दाम में कम क्वालिटी में दाम, आओ आओ आओ, 10 रुपए में एक पैकेट। सस्ती दर देखकर खूब सारे ग्राहक उनसे गुलाल खरीदते हैं। ऐसे ही दिन बीतते गए, जिससे गांव बाजार में होली की होड़ मच गई। अब बाजार के साथ साथ गांव में भी सास बहू के बनाए गुलाल की खूब खरीदारी हुई, जिससे गोमती और उसकी बहुओं को 4 गुनी आमदनी हुई। देखिए माँ जी, हम सास बहू के रंग गुलाल पूरे गांव में छा गए हैं। हाँ बहू, अब हम भी खूब अच्छे से होली मनाएंगे। अगले ही दिन होली थी। गोमती अपनी बहू और बच्चों के साथ बाजार चल पड़ी। बाजार में बड़ी चहल पहल छाई हुई थी। किसी के ठेले रंग से ठक्कम ठेल भरे थे तो कई सारे ग्राहक गुब्बारे पिचकारी खरीद रहे थे, जिसे देख तीनों बच्चों की आंखें चमक उठी। देख चिंकी, ये पिचकारी कितनी प्यारी लग रही है ना। मैं तो दादी माँ ये पीली वाली पिचकारी खरीदवाऊंगा। अरे सोनू, दादी माँ जो दिलाए वो ले लेना, हम गरीब हैं। अगर सारे पैसे होली पर ही उड़ा देंगे तो होली के बाद क्या होगा। बिट्टू की बात सुनकर गोमती की आंखें भर आई। उसने बिट्टू का सर सहलाकर कहा, बिट्टू, अब हालत हमारे बस में है। इस बार हम भी अमीरों वाली होली खेलेंगे। ये सुनकर बिट्टू के चेहरे पर होली का बड़ा हर्ष छा गया। बिट्टू गोमती का सबसे बड़ा पोता था। उसकी उम्र 12 साल थी। उसने जब से होश संभाला था उसने होली की खुशी मनाई ही नहीं थी, कारण पैसे की तंगी थी। गोमती ने अपने तीनों पोते पोतियों को महंगी पिचकारियां और खूब सारे रंग गुलाल और गुब्बारे दिलाए। साथ ही उनके लिए नीले पीले कपड़े भी खरीदे, जिसे देख बच्चों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। शुक्रिया दादी माँ, आपने मुझे इतनी सुंदर फ्रॉक दिलाई, अब बहुत अच्छी है। हाँ दादी माँ, मुझे अभी इस सुंदर सी शर्ट जीन्स दिलाने के लिए शुक्रिया। अपने पोते पोतियों के चेहरे खिले हुए देखकर खुशी के मारे तीनों बहुओं का दिल भर आया। अरे क्या बात है बहुओं, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? खुशी के आंसू हैं माँ जी। इस बार हम गरीब भी इतनी धूमधाम से होली जो मना रही हैं। चलिए अब घर चलते हैं। अरे ऐसे कैसे बहू, चलो आओ मेरे साथ। सास अपनी तीनों बहुओं के साथ साड़ियों के बड़े से शोरूम में आती है। अरे जी कहिए माता जी, कैसी साड़ी दिखाऊं? बनारसी, सिलिकॉन या जॉर्जेट या नेट की साड़ी दिखाऊं?
ऐसी साड़ी दिखाओ जिसे पहनकर मेरी बहुएं सबसे सुंदर लगे। दुकानदार गोमती के सामने बहुत सारी सुंदर सुंदर साड़ी दिखाता है। तीनों बहुएं साड़ी पसंद कर लेती हैं। खरीदारी खत्म होने के बाद सभी घर आते हैं। अगली सुबह तीनों बहुएं जल्द जाकर होली के उपलक्ष्य के घर द्वार बहार कर नहा धोकर होली के पकवान बनाती हैं। बबीता, जाकर आंगन में रंगोली बना दो, मैं और तुलसी भाभी बाकी का पकवान बना लेंगी। जी ठीक है। थोड़ी ही देर में गोमती रसोई में आती है। तीनों बहुएं गोमती को गुजिया खिलाकर उसका मुंह मीठा करती हैं और उसे रंग लगाकर होली की बधाई देते हुए सास के पैर छूती हैं। होली की बहुत बहुत बधाई हो माँ जी। तुम तीनों बहुओं को भी होली मुबारक हो बहुओं। उस पल सास बहू की आंखें भरी हुई थी। तभी गोमती के तीनों पोते पोती पिचकारी में रंग भरकर दादी को भिगोते हैं। हैप्पी होली दादी माँ। हैप्पी होली मेरी आंखों के तारों। जाओ जी भरकर होली खेलो। चलो बहू, हम भी होली खेलते हैं। माँ जी, हम होली खेलेंगे, मगर हमारे घर आंगन में होली की होड़ मची हुई है। मगर हमारे गांव के कई घर ऐसे हैं जहाँ होली की खुशी नहीं बल्कि गरीबी और गम का माहौल छाया हुआ है। हमें होली की ये खुशी उनके संग बांटनी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। भगवान ने हम सास बहू की बिगड़ी बनाई है। अगर हम किसी की खुशियाँ खरीद सकते हैं तो इससे अच्छा क्या होगा। इसके बाद गोमती और उसकी बहुएं अड़ोस पड़ोस के सभी घरों में पकवान, मिठाइयाँ और रंग गुलाल बांटती हैं, जिसके बाद आखिर में वह खुद भी खुशी खुशी रंगों भरी होली खेलती हैं। गोमती और उसकी गरीब बहुओं ने कहाँ सोचा था कि होली का ये पर्व उनके बिगड़े हालात बना कर जाएगा, जिससे वह खुद भी अमीरों जैसी होली खेलते हैं, साथ ही गरीबों के होली के त्योहार को भी खुशियों के रंग से भर देते हैं।